ये कहानी है मुग़ल एम्पायर की, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मुगल्स ने हमारे ऊपर करीब 200 सालों तक राज किया था। सबसे पहले हम देखेंगे मुगल्स के कितने सारे शासक हुआ करते थे। शासक यानी रूलर्स, ठीक है, एम्परर, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की, फिर हुमायूं की, फिर अकबर द ग्रेट, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसी के साथ जो मुगल एम्पायर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बस इतना ही नहीं पढ़ने वाले हैं हम, इसके बाद पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस और मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो कि इस दशक में बना था। उसके बाद फिर हम और पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके जो एम्पायर था उसके अंदर कौन से किस प्रकार से ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं। उससे भी पहले एक और बात जान लेते हैं कि जो मुगल एम्पायर था वो 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक चला था। ठीक है, जो अगर आपको डाउट हो रहा है तो देख लीजिए। बाबर ने शुरुआत की थी 1526 में और यहाँ पर औरंगजेब ने ख़त्म किया था 1707 में। इसे एक बार ढंग से लिख देते हैं, 1707 में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके शासकों के बारे में डिस्कशन होगा। इनमें जो सबसे प्रथम जो फाउंडर होते हैं इस एम्पायर के, उसका नाम था बाबर। क्या? बाबर। ठीक है, तो बाबर कौन है? फाउंडर है इस एम्पायर के। कहा जाता है कि एक रूलर थे जिनका कौन से जगह के, तो फरगाहन, जो ये जो जगह ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर की, इंडिया से बाहर की जगह है। तो वो जो जगह था, ये जो फरगाहन, इसके जो रूलर थे, इसके बच्चा था। मतलब इनका जो, मतलब जैसे समझो जो फरगाहा है उसका जो रूलर है वो बाबर के पिताजी हुआ करते थे। यानी कि जो फरगाहा के जो रूलर है उनका ये बाबर बच्चा था। और ये तैमूर और चंगेज़ खान के रिलेशन से आता है, मतलब उनका वंश है। तैमूर और दोनों कैसे? तैमूर एक अलग राजा था, एक अलग शासक था, और चंगेज़ खान एक अलग शासक था। दोनों का वंशज कैसे? तो चंगेज़ खान इनके मम्मी के साइड से बिलोंग करते थे और जो तैमूर है उनके पापा की साइड से बिलोंग करते थे। मतलब ये बड़े खानदान से आया था। और ये जो बाबर है ना, इसने रूल किया था काबुल के ऊपर। ठीक है, काबुल इज़ अ स्टेट जो कि इस इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। तो वहाँ का ये रूलर था। अपने पापा के बाद फरगाहा, उसके बाद ये काबुल का रूलर था। पर इसकी नज़र हमेशा इंडिया पे टिकी थी। मतलब इंडिया को कैसे भी करके इसे इन्वेड करना था। चंगेज़ खान नहीं कर पाया था। आपको याद होगा इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान को अंदर नहीं घुसने दिया था। ठीक है, दो थ्योरीज थी, दोनों में से जिसको आपको सच मानना है वो मानो, लेकिन आपको याद दोनों रखनी है। लेकिन जब चंगेज़ खान नहीं कर पाए, लेकिन इसके मन में तो हमेशा से था कि भाई ये जो इंडिया है ना, इसके अंदर तो कैसे भी करके इन्वेशन तो करना ही है। इस अब जो मुगल्स थे, जैसे देखो अब हमारे पास जो दिल्ली से जो टर्किश वगैरह थे, टर्किश एम्पायर थी, जो शोलास थे, जो क्या बोलते हैं उसे, जो अशोका वगैरह थे, जितने भी सारे रूलर्स थे, उन सबका मेन मकसद क्या था? इंडिया के अंदर रहो, ट्रेडिंग वगैरह करो, रूल वगैरह बहुत हद तक नहीं, लेकिन इनका जो मकसद असली क्या था? ट्रेडिंग वगैरह का था। जो इंडिया वाले अंदर के थे तो उनका तो भाई मकसद होगा ना कि अपना देश है, अपने देश के ऊपर तो राज्य करना ही चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स भी आए थे इंडिया के अंदर, उनका भी मकसद क्या था? ट्रेड। लेकिन लेटर ऑन वो क्या हो गया? रूल। लेकिन ये मुगल एम्पायर के जितने भी एम्पायर्स हैं, उनका मेन ही मोटिव था कि हमें इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए नहीं घुसना है। ट्रेड तो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि इंडिया के अंदर तो हम करेंगे नहीं। हम ट्रेड हमेशा इंडिया के बाहर से करेंगे, चाहे वो बे ऑफ बंगाल से करें या फिर चाहे वो अरेबियन सी से करें। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? इस इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेना, कब्जा कर लेना। ये इनका टारगेट था इस मुगल एम्पायर का। ठीक है, तो जो बाबर था इसकी हमेशा से नज़र किसके ऊपर थी? इंडिया के ऊपर थी। ठीक है, तो इसने जो लोधी था ना, लोधी के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, आपके बुक के अंदर उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, बस एक दो लाइन लिखी है इससे पहले वाली, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी को इसने हरा दिया था। टर्किश एम्पायर वो राज करते थे दिल्ली सल्तनत। अब लोधी को हराने के बाद बाबर आकर पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि इसने सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक ही राज किया था, पर इस 4 साल में भी इसने बहुत अच्छी खासी बुनियाद रख दी थी। इसने बता दिया था, अपना डंका बजा दिया था कि अब इंडिया का इतिहास बदलने वाला है। हालांकि वो बदल चुका था इनके एम्पायर के अंदर। फिर इसने 3 तरह के बैटल्स लड़े थे मोस्टली, मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले बैटल्स हैं। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा बैटल्स लड़े थे, बहुत भी नहीं, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ 4 साल राज किया। लेकिन उन 4 सालों में इसने 3 महत्वपूर्ण बैटल्स लड़े। पहला बैटल ऑफ कनवाहा, जो कि राजपूत राणा संघा के साथ इसने युद्ध किया था। उसके बाद फिर बैटल ऑफ चंदेर, उसके बाद फिर जो जंतेर वाला जो बैटल था वो भी किसी एक राजपूत के साथ ही हुआ था। और फिर आया था बैटल ऑफ गंगरा, जो कि किसी एक अफगान रूलर के साथ हुआ था। तो मतलब महत्वपूर्ण 3 बैटल्स इसने लड़े थे। पहला बैटल ऑफ कनवाहा, जो कि राजपूत राणा संघा से हुआ था। फिर बैटल ऑफ चंदेर, जो कि एक राजपूत रूलर के साथ हुआ था। उसके बाद जो बैटल ऑफ गंगरा, ठीक है, घाघरा, ठीक है, जो कि एक अफगान रूलर के साथ इसने लड़ा था। 3 महत्वपूर्ण बैटल। उसके बाद इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो इसकी हिस्ट्री इसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में तो पढ़ सकता है, जिसका नाम क्या है? तुजुक-ई बाबुरी।
तुजुकी बाबरी, ठीक है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी हुई है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा रूलर जिसका नाम है हुमायूं। इसने 1530 से लेकर 1540 तक राज किया। उसके बाद फिर बीच में गायब, पूरा गायब। उसके बाद फिर ये 1555 में आया और 1556 तक राज किया, उसके बाद वो मर गया था। ठीक है, अब ये जो बीच में जो गायब हुआ वाला पीरियड था वो क्यों हुआ, ये 1540 में क्यों भाग गया? देखो, इसकी कहानी है, एक रूलर हुआ करता था शेर शाह। ठीक है, ठीक है, शेर शाह, ये शेर शाह। ठीक है, तो ये जो शेर शाह रूलर था ये गुजरात और मालवा के ऊपर पूरा कब्जा बैठा के बैठा हुआ था। जो बाबर था इसने एक ही बार में पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया। कोई किसी भी रूलर की ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक ही बार में जाके पूरे इंडिया के अंदर हाथ मार लो, क्योंकि इंडिया भी छोटा राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो शेरशाह था इसने क्या किया था, ये गुजरात और मालवा के साइड पे अपना राज्य स्थापित कर चुका था। तब ये जो हुमायूं था, इनका तो मोटिव ही था ना कि पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना है, तो ये गुजरात और मालवा को कैसे छोड़ेगा। तो ये गुजरात और मालवा के ऊपर जो रूलर बैठा था, जो कि शेरशाह था, एक टर्किश था। ठीक है, तो इसके साथ जाकर लड़ाई करना शुरू की, लेकिन ये जो हुमायूं था वो उससे लड़ाई से हार गया। बहुत बार हारा, एक बार, दो बार, तीन बार हारा। ठीक है, बहुत बार हारने के बाद बेचारा हार कर वापस चला गया, कहीं एक जगह पे छुप गया, अपने देश वापस चला गया। वहाँ पर जाकर किसी पर्शियन किंग के साथ मिलकर ये फिर वापस आया 1555 में, और फिर वहाँ पर आया तब इसे पता चला कि जो शेरशाह है वो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन इसका सक्सेसर बैठा है। तो अब किसी न किसी से तो इसे वध करना ही था, तो इसने जो शेरशाह है उसके सक्सेसर से लड़ाई करके अब ये जो गुजरात और मालवा अपने मुट्ठी में किया। मतलब शेरशाह से वो हार गया था, शेरशाह से हारने के बाद वो वापस चला गया, वापस चले जाने के बाद फिर वापस आया था 1555 के अंदर। 1555 में आया, हराया, उसके बाद ये खुद भी मर चुका था। ठीक, उसके बाद ये जो अकबर है इसी का ये पापा है। ये जो हुमायूं था, हालांकि बात है आपको पता चल गया, क्योंकि ये एक बार हारा, 10 साल तक राज किया लेकिन फिर भी हारा शेरशाह से। उसके बाद फिर वापस आने के बाद ये लड़ा, फिर जीता, वो भी उसके सक्सेसर से। मतलब ये क्या था, एक वीक रूलर था। यहाँ पे खत्म हुई हुमायूं की कहानी। अब पढ़ेंगे अकबर द ग्रेट की कहानी। इस चैप्टर के अंदर ही आपको पता चलेगा, अभी कुछ देर के अंदर ही आपको पता चलेगा कि अकबर के साथ हमने द ग्रेट वर्ड क्यों छोड़ा। चलिए बात करते हैं अकबर द ग्रेट की कहानी, जो कि शुरू होती है अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, जो कि हुआ था 1556 के अंदर, और इसने शासक किया था 1605 के अंदर। ठीक है, अब जो अकबर था उनका जो दरबार हुआ करता था, किसी जो राजा होता है उनके एक दरबार हुआ करती है। ठीक, दरबार, हर राजा के पास अलग अलग चीज़ होती है। किसी के पास सिपाही बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत ज़्यादा मंत्री होते हैं, किसी के दरबार के अंदर अलग अलग विदेशों से आए हुए जो लोग होते हैं वो होते हैं, अपनी अपनी कलाकृति, अपनी जो कलाकृति हैं उनको दिखाते हैं। कहा जाता है जो अकबर हैं इनकी दरबार के अंदर 9 जेम्स हुआ करते थे। 9 जेम्स की कहानी, जो पूरे जितने भी नाम है वो सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ के नाम याद रखो। जैसे अकबर बिरबल हम हमेशा बोलते रहे, तो जो बिरबल थे वो भी इनके सभा में थे, तानसेन, मानसिंह और भी बहुत सारे कई लोग, लेकिन आपको सबके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। अब बस याद रखो कि अकबर की दरबार में 9 जेम्स हुआ करते थे, और ये जो 9 जेम्स थे वो हर अपने अपने फील्ड में मास्टर हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो अकबर थे ना, ये बहुत एक अच्छे राजा थे। हाल जैसा कि हमने देखा जो बाबर है इसने राजपूतों के संग लड़ाई की। ठीक है, लेकिन अकबर ऐसे राजा थे जो कि हर धर्म के ऊपर मानते थे। बोलते कि तुम्हारा जो भी धर्म है तुम उसे फॉलो करो, हम तुम्हारे धर्म के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन बाबर या फिर औरंगजेब, ऐसे ये दोनों ऐसे राजा थे जो कि धर्म के खिलाफ हुआ करते थे कि तुम्हारा जो धर्म है हम उसके जस्ट अगेंस्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रिटिश जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अंदर भी आपने देखा कि धर्म के जो प्लेसेस हुआ करते थे उसके ऊपर, उसका जो लैंड था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अकबर वाज द ओनली किंग जिसने जो टैक्स था, जो कि लैंड, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस या फिर रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जहाँ लगते थे उसको एबॉलिश करवाया था। ठीक है, इसने हिंदू के जितने भी वो वाले प्लेसेस जहाँ पर टैक्सेस लगा करते थे, जहाँ पे जो रिलीजियस प्लेसेस थे जहाँ पे टैक्सेस लगे थे उनको हटा दिया था। ठीक, ये पहला राजा था जिसने स्लेवरी को एबॉलिश करवाया। जैसे कि हमने देखा दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारे पास जितने भी राजा थे वहाँ पे स्लेव टेनेसी शुरू हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे जितने भी किंगडम, जो भी राजा था, जो भी किंगडम को अगर हड़पता था तो उनके जो मेंबर्स हुआ करते थे उन सबको स्लेव बना लेता था। ठीक है, उसके बाद स्लेव बनाकर बेचता था, उससे पैसे वगैरह लेता था। लेकिन अकबर वॉज द ओनली किंग जिसने स्लेवरी जो सिस्टम था ना इसे ख़त्म करवा दिया एकदम डायरेक्टली। बोलते कि आज के बाद कोई भी गुलाम नहीं बनेगा। ये लूटता भी था किसी राज्य को अगर ये हड़पता भी था तो उसे बहुत ज़्यादा दयालुपन के साथ हड़पता था। मतलब ऐसा नहीं करता था कि उस राज्य के, अगर मैंने इसे हड़प लिया तो उस राज्य के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, मेरे लिए स्लेव्स होंगे। ऐसा इसका रूल, इनका जो रूल था ये नहीं था। ठीक, ये हमेशा कॉन्कर करते थे विद द काइंडनेस। इन्हीं सब कारणों से हमने अकबर को द ग्रेट का सरताज माना। ठीक है, जो कंकर करते थे काइंडनेस के साथ। ठीक है, उसके बाद इनका जो
एक्सपेंशन था, ये रुके नहीं, ऐसा नहीं कि जो इनका मेन मोटिव था कि जो इंडिया इसके ऊपर राज्य करना है उसे ये पीछे नहीं हटे, ये अभी भी इंडिया के ऊपर राज्य करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसका एक्सपेंशन किया, हिमालय से लेकर विंध्या तक, उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल, अफगानिस्तान से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, मतलब हिमालय से विंध्य, उसके बाद अफगानिस्तान से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, सारी जगह पे अपना राज्य साम्राज्य को फैलाते गए, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पे क्लियर हो गए। और उसके बाद ये जो राजपूत जितने भी प्रिंसेस हुआ करते थे, जैसे कि बाबर ने उन लोगों के साथ लड़ाइयाँ की, ये राजपूत प्रिंसेस के साथ बहुत, प्रिंसेस नहीं, राजपूत के जो प्रिंस हुआ करते थे उनके साथ बहुत अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते थे। और इन्होंने एक राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी भी किया था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जोधा। ठीक, उसके बाद इन्होंने बहुत एक अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा कुछ देर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी खत्म हुई हमारे पास अकबर द ग्रेट की। हमने अभी तक 3 लोगों को डिस्कस कर लिया, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर। फिर अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर भी एक टाइप के बहुत ज़्यादा कमज़ोर रूलर, मतलब वीक रूलर हुआ करते थे। इन्हें कहा जाता था जस्टिस के लिए, इन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता था। क्यों जस्टिस के लिए? क्यों? देखो, आमतौर पे क्या होता है, किसी भी रूलर के पास अगर आपको पहुंचना है तो आप अपने पहले सिपाही के पास आओगे, सिपाही के पास दरख्वास्त लेकर आओगे, फिर उसके बाद जाओगे किसी और बड़े अधिकारी के पास, उसके बाद फिर मंत्री के पास जाओगे, मंत्री ही तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लेगा, मंत्री बोलेगी ये इररिलेवेंट है तो उसे हटा देगा, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम को राजा तक पहुँचने नहीं देगा। लेकिन जहांगीर के शासक में होता यह था कि इसने एक सोने की चेन लगा के रखी थी एक घंटी के साथ। ठीक है, मतलब एक घंटी और एक चेन थी, सोना तो उस समय में था ही। इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर किसी को भी मुझसे बात करनी हो तो तुम उस बस घंटी को बजा दो, और जो भी उस घंटी को बजाएगा उससे हमारी जो प्रजा है, जो भी है, उनका जो दरबार था उसके अंदर उसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस वजह से इन्हें जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जहांगीर विद जस्टिस। ठीक है, तो जे से याद रखो, जहांगीर फॉर जस्टिस। ठीक है, उसके बाद वो उसका जितना भी था, मतलब अन्याय जो भी था वो सबको ये देखते थे। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, तो इन्हें बहुत एक अच्छा खासा स्कॉलर भी थे। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़नी है तो कोई पढ़ सकता है, तुजुक-ई जहांगीरी में। ठीक है, फिर लेकिन इन्होंने अपना जो साम्राज्य था, अपना जो किंगडम था, वो अपनी पत्नी जिनका नाम था नूरजहाँ, उनके हाथ में सौंप दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक रूलर थे। ठीक है, नूरजहाँ अपनी पत्नी के हाथ में सौंप दिए थे। शायद इन्हीं का नाम है सलीम। ठीक, आपने सुना होगा सलीम। उसके बाद आते हैं हम लोग शाहजहाँ के ऊपर। तो शाहजहाँ का जो दशक था वो था 1627 से लेकर 1658 तक। ठीक है, उसके बाद इनके जो दौर था ना, इनका जब साम्राज्य चल रहा था, तब तक मॉन्यूमेंट्स अपनी चरम सीमा पर थे। मतलब उस वक्त आर्किटेक्चर जो था बहुत भयंकर लेवल पे था, क्योंकि आपको पता होगा जो शाहजहाँ है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कि जमा मस्जिद हुआ, ताजमहल तो आपको पता ही है। ताजमहल किसके नाम पर इन्होंने बनवाया था? इनकी एक बेगम जो थी, जिनका नाम क्या था, मुमताज़ महल, तो उनके नाम पर इन्होंने जो ताजमहल बनवाया था। इन्होंने गोलकांद, फिर बीजापुर, फिर अहमदनगर जैसी जगहों पे कब्जा किया था। ठीक है, तो जहाँ ये थी शाहजहाँ की कहानी। मतलब सिंपल याद रखो, शाहजहाँ के वक्त जो आर्किटेक्चर था वो अपनी चरम सीमा पे था। ठीक, उसके बाद आया सबसे लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का एक बहुत ही भयंकर सा ऑर्थोडॉक्स व्यू था। मतलब जस्ट ऐसा समझो कि जहाँ अकबर बहुत ज़्यादा दयावान, वहीं जो औरंगज़ेब था वो उतना ज़्यादा क्रूअल। जहाँ पे जो अकबर थे वो हर धर्म को मानते थे, वहाँ पे जो औरंगज़ेब था वो हर धर्म के खिलाफ था, उसका सिर्फ अपना ही धर्म था, और उसके अलावा जितने भी धर्म हैं उन सब की ये जस्ट अगेंस्ट था। ठीक है, इसने राजपूत, सिख और मराठा इन सब को ऑफेंड किया, इन सब के साम्राज्य को लेकर बोला, इन सब के धर्म को लेकर बोला, इन सब के साथ इसने दुश्मनी कर ली। ये से जहाँ देखो, जितने भी एम्पायर वगैरह थे उन सबके साथ ये क्या करता था, बैटल करता था। जिसको ये अपने आप को समझता था कि आई एम द डॉन, और सबके साथ ये जाकर मुठभेड़ करके आता था। ठीक है, इसका डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि इसने एक डेक्कन पॉलिसी अपनाई थी, जिसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर जो था ना वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ठीक है, सो हमने अभी तक के जितना भी वीडियो का ड्यूरेशन हुआ, इसके अंदर हमने जितने भी सारे शासक थे इस मुगल एम्पायर के, उन सबको देख लिया। कुछ देर में हम देखेंगे कि इनके लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें पता चला कि ये सारे शासक राज करते थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट वर द लिटरेरी सोर्सेज, उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जिससे हमें पता चला कि जो मुगल एम्पायर था वो कितना वाइड था, कितना विशाल था, और कितने सालों तक इसने शासक किए थे। इसके सोशल, कल्चर, रिलीजियस लाइफ कैसे हुआ करते हैं। सबसे पहले बात करें लिटरेरी सोर्सेज, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटरेरी सोर्सेज है जो कि आपके बुक के अंदर मैंशनड है। एक जेम था, जैसे हमने बोला ना कि अकबर की सभा में 9 जेम हुआ करते थे, उसमें से एक जेम था जिसका नाम था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। तो इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था
हमने इस किताब को नाम दिया है अबुल फजल्स अनेकी अकबरी, ठीक है। अकबर के शासन में अकबरी के बारे में लिखा था, ठीक है। मतलब किताब से ऐसे याद रखो ना कि ये जो अबुल फजल था वो किसके शासक में था, अकबर के शासक में था, तो इसने क्या लिखी थी, अकबरी नाम की किताब रखी, ठीक है। इसके अंदर हमें पता चला कि ये जो अकबर था, अकबर जो थे बोलो जो भी बोलो, जो अकबर थे इनके सभा में क्या क्या हुआ करता था, इनका रिलीजियस लाइफ था कैसा था, जैसे हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा ही महान राजा थे, ठीक, क्योंकि वो सारे धर्मों की इज्जत करते थे, राजपूतों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर में थे, स्लेवरी इन्होंने एबॉलिश करवा दी थी, राइट, स्लेव सिस्टम को ही हटा दिया था, जो रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ पे टैक्सेस हटा दिए थे, मतलब क्या ये बहुत अच्छे राजा थे। इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला, इस किताब के अंदर से पता चला, हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चला, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पता चला, हमें पता चला कि अकबर ने ही एक सिस्टम दिए थे जिसका नाम क्या था, मनसबदारी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, मनसबदारी सिस्टम के बारे में, उनके क्वालिफिकेशंस क्या थे इसके बारे में पता चला, हमें ये भी पता चला कि उनकी हॉबीज़ क्या हुआ करती थी, साथ ही साथ हमें पता चला कि वो रेवेन्यू कैसे करके कलेक्ट करते थे, क्या ये रेवेन्यू उस हिसाब से कलेक्ट करते थे कि एक लैंड के ऊपर 1/4 हिस्सा हमारा, या फिर 1/3 हिस्सा, या फिर 1/6 हिस्सा, या फिर कैसे करते थे। तो इन सब के बारे में हम कहाँ से पता चल रहा है कि अकबर कैसे थे, ये सभा कैसी थी, ये साम्राज्य कैसा था, इसी किताब वगैरह से ही पता चलता है, ठीक है। फिर हमें ये भी पता चला कि अकबर को एक धर्म के ऊपर विश्वास था जिसका नाम था, एक ऐसी चीज़ के ऊपर विश्वास था जिसका नाम था दिन इलाही, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, तो हमारे पास कुछ 6 मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर मेंशन। सबसे पहला हुमायूंस का टॉम्ब, ठीक है, हुमायूं आपको पता है ना, बाबर के पास दूसरे नंबर पे कौन आया था, हुमायूं, इसका एक टॉम्ब है, कहाँ पर है, दिल्ली में है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो पर्शिया से लिया गया है, मतलब पर्शिया में जैसे जैसे चीज़ें होती है, जैसे टॉम्ब होता है उस हिसाब से ही यहाँ पे दिल्ली का मकबरा बनाया गया, ठीक है। ये कैसे बना है, तो पूरे मार्बल और साथ ही साथ रेड स्टोन से बना है। फिर आगरा का जो फोर्ट है, रेड फोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हुई आगरा की, ठीक है, दिल्ली और आगरा में अंतर है, ठीक है। तो आगरा फोर्ट के अंदर क्या था, तो अकबर का फोर्ट, जो आगरा का फोर्ट है वो भी अकबर ने बनवाया था। इसके अंदर दीवान अमन, दीवानी खास, फिर जहांगीर महल, अकबरी महल, ये सब बनवाया गया है। फिर थर्ड पॉइंट पे आता है हमारे पास फतेहपुर का सिकड़ी, ठीक है, इसे बोलते हैं कि कैपिटल सिटी था, और ये वही प्लेस था जहाँ पर जोधाबाई का पैलेस हुआ करता था, ठीक है। यहीं पर है बुलंद दरवाज़ा जो कि 40 मीटर बड़ा है, लंबा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पता चल कि यहाँ पर एक ऐसा जगह था जिसका नाम था इबादत खाना, ठीक है, ठीक है। तो फतेहपुर सिकड़ी याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस फैक्टर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जोधाबाई का महल था, ठीक है, मतलब पैलेस कह लो, ठीक है। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, यहाँ पर इबादत खाना भी था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सलीम चिश्ती थे इनका टॉम्ब है, ठीक, कहाँ पर, आगरा के फतेहपुर सिकड़ी के अंदर। फिर हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा का, कोई ये ना पूछ लेना कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, ठीक है। किसकी वजह से बना है, ये मुमताज़ महल के नाम पे बना है, और साथ ही साथ ये वाइट मार्बल से पूरी तरह बना है, ठीक है। किसने बनवाया है, तो शाहजहाँ ने बनवाया है। शाहजहाँ ने और क्या क्या बनवाया, इन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेड फोर्ट के बारे में, ठीक है। तो रेड फोर्ट क्या है, रेड फोर्ट एक महल है जिसको पूरी तरीके से हमने रेड स्टोन से बनवाया, ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बनवाया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारे पास और भी महल है जो कि रेड फोर्ट के आजू बाजू हैं, जैसे कि दीवानी अमन, ठीक है, फिर दीवानी खास, जो बहुत वैल्यूएबल स्टोन से बने हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीरे नहीं, सोने और सिल्वर का भी यूज़ हुआ है, ठीक। उसके बाद एक और जो रेड फोर्ट है उसको हम लोग रंग महल के नाम से भी जानते हैं, और उसके साइड में एक और महल है जिसका नाम है मोती महल, ठीक। ये थी रेड फोर्ट की कहानी। फिर हम बात करेंगे जामा मस्जिद की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क है, कहा जाता है, शायद अब है कि नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद इसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इसे 10 साल लगे थे इस पूरे जामा मस्जिद को बना के खड़े करने के लिए। हमने लिटरेरी सोर्सेस और मॉन्यूमेंट जो आर्किटेक्चर सोर्सेस थे ये डिस्कस कर लिए, जिससे हमें पता चला कि इस समय में आर्किटेक्चर जो था वो एकदम चरम सीमा पे था, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रहा जिसके अंदर हमने इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा हो। हमने हर जगह पढ़ा था 1 2 3 4 मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 6-7 चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। इसके अंदर औरंगजेब भी था, शायद औरंगजेब ने एक महल भी बनवाया था, जिसे क्या कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक। अब देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनके शासक ये कैसे करके राज करते थे। सबसे पहले बात ये कि जहाँ का भी जो भी राजा होता है, इनका मकसद ही था कि इस पूरे इंडिया के ऊपर राज करना है, तो जो एम्परर था, मतलब जो राजा था, शासक जो राजा था, वही पूरा मालिक हुआ, मतलब जाहिर सी बात है, यही एम्परर वाज दी ओनली किंग, ठीक है। इसके जो ऑफिशियल्स थे और जो आर्मी थी वो एम्परर के अंडर कंट्रोल हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि तुम किसी चीज़ में ज़्यादा पावरफुल हो, पावरफुल एकदम पावर हेड कौन है, मैं, मतलब एम्परर, ठीक है। उसके बाद इसने डिवाइड किया था कुछ सिस्टम्स में, पहला शुबास, जिससे ये कह लो, ठीक है, शुबास, उसके बाद सरकार, उसके बाद परंगना।
सबसे पहले देखेंगे सुबह। सुबह को कौन हैंडल करता था? तो सुबह को करता था सूबेदार। सूबेदार की पावर क्या थी? वो सिविल और मिलिट्री पावर को हैंडल करता था। फिर दूसरा आता था सूबेदार और साथ में दीवान। दीवान का काम क्या था कि जितने भी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से हमें ये जितना भी पैसा आ रहा है वो सब इसी के पास जाएगा, मतलब ये इंचार्ज था लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। तो सुबह को कौन हैंडल करता था? 15 सूबा होते अब इसके राज्य के अंदर 15 सूबा। कौन कौन से वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूबा को कौन हैंडल करता था? सूबेदार और दीवान। सूबेदार का काम सिविल और मिलिट्री पावर को हैंडल करना। दीवान का काम ये था कि लैंड रेवेन्यू को इंचार्ज करना, मतलब लैंड रेवेन्यू को लेते रहना, ठीक है। फिर आती है हमारे पास सरकार, उसके बाद आता है परगना, जो यही डिवाइडेड हो जाता था विलेजेस के अंदर, ठीक है। और जो परगना है इसको कौन हैंडल करता था? तो फौजदार, ठीक है, फौजदार का काम क्या था? कोई सी भी राज्य के अंदर, जो मेरा राज्य है उसके अंदर कोई भी चोरी हो, कोई भी मेरे खिलाफ रिवॉल्ट हो, मेरे मतलब एम्परर के खिलाफ, या फिर किसी भी तरीका घुसपैठ वगैरह हो, उसको हैंडल करना इसका काम था। किसका काम था? इस फौजदार का, जो किसके अंदर आता था? परगना के अंडर आता था, ठीक है। फिर विलेजेस लेवल पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हुआ करती थी। पहला चौकीदार, फिर पटवारी, उसके बाद मुकदम, ठीक है। ये था इनके एडमिनिस्ट्रेटिव का सेटअप। फिर आएंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की थी मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अकबर ने, ठीक है। तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच एम्परर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। आपको क्या लिखना है? अकबर, ठीक है। अब इसकी जो ये तो मान लो एक सिस्टम होना, सिस्टम की कुछ पोस्ट हुआ करती थी, तो जो उस पोस्ट को हैंडल करता था या फिर उस पोस्ट के ऊपर था उसे हम बोलते थे मनसबदार, ठीक है। जैसे सुबह को कौन हैंडल करता? सूबेदार। वैसे ही मनसब को कौन हैंडल करता? मनसबदार, ठीक है। अब मनसबदारी का एक सिंपल सा फंडा समझो, ये घोड़ों के बेसिस पे डिवाइडेड था, ठीक है। जिसके पास 10 घोड़े सबसे लोवेस्ट पोस्ट, जिसके पास 10,000 घोड़े सबसे हाईएस्ट पोस्ट। इससे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट नहीं बनी, पूरे 33 ग्रेड के अंदर डिवाइडेड थी। पोस्ट कैसे कैसे बढ़ी थी? जिसके पास 10 घोड़े हैं वो 10 से बढ़ेगी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। उसके बाद 600, 700, 800, 900 एंड 2000। उसके बाद अब 1000 के हिसाब से 3000, 4000, 5000, 6000 ऐसे ऐसे करके फिर 5000 आता था। उसके बाद फिर अब डायरेक्ट 4 के बेसिस पे, मतलब ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड था। मतलब तुम्हारी पोस्ट तुम्हारे नंबर के हिसाब से काउंट होती थी। अभी क्या होता है, जो पोस्ट होता है वो डिजिट के हिसाब से काउंट होता है, राइट। जैसे मान लो ASI या फिर कह लो SC, ठीक है, मतलब हवलदार, ठीक है, हेड कांस्टेबल इसे कहते हैं। उसके बाद फिर ASI, फिर सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके आगे पोस्ट। तो वैसे ही अब होता है 10 घोड़े, 20 घोड़े, 100 घोड़े, 200 घोड़े, 500 घोड़े, ऐसे करके इनकी पोस्ट जो थी वो बढ़ती थी, ठीक है। सबसे लोवेस्ट कौन सा था? 10 घोड़े वाला। सबसे हाईएस्ट कौन सा था? 500, 1000 घोड़े वाला, ठीक है। और इनका जो ट्रांसफर होता था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था, ठीक है। इनकी फिक्स्ड सैलरी हुआ करती थी। यही थी छोटी सी मनसबदारी सिस्टम, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस सिस्टम समझो कि कैसे कैसे बढ़ता था, 10, 20, 30, 100 तक। उसके बाद फिर 50, उसके बाद फिर एक पॉइंट पे आने के बाद वो 100 बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के आने के बाद वो 500 बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद 1000 बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो 10,000 तक हाईएस्ट जाएगा, ओके। मूविंग ऑन, हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ का कैसा था, कैसे करके लैंड से रेवेन्यू लिया करते थे। क्यों लिया करते थे भाई लैंड रेवेन्यू? कि दिस वाज द ओनली सोर्स, मेन सोर्स, चीफ सोर्स था इनकम का, ठीक है। अब रेवेन्यू मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजा तोदरमाल, ठीक है, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। लैंड को इन्होंने बीघा के अंदर मेजर किया, जो कि आज भी मेजर करते हैं हम लोग बीघा के अंदर। कैसे किया? बैम्बू के हिसाब से। कैसे किया उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर जानना है तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, बता देंगे कि एक बीघा के अंदर कितना मीटर वगैरह होता है, ठीक है। फिर अब इन्होंने लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला जो लैंड को इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला था बुलाज, पुलाज, ठीक है। फिर परावती, उसके बाद चाचर, उसके बाद बंजर। जो बंजर लैंड हुआ करता था उसको 5 साल के बाद उगाया जाएगा, ओके। फिर जो चाचर हुआ करता था उसे 3 से 4 साल के बाद उगाया जाएगा, उसके अंदर कल्टीवेशन लाई जाएगी। फिर जो परावती था उसे 1 से 2 साल के बाद उगाया जाएगा, और जो पुलास था उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसा लैंड है जो कि किसी काम का नहीं है, वो एकदम स्वाहा हो चुका है, ठीक, ओके। और हर 10 साल के बाद चीज़ें बदलती रहती थी, ठीक है। अब स्टेट के ऊपर जो स्टेट था वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस से टैक्स ले लेता था। मतलब जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर से जो स्टेट है वो 1/3 ले लेगा। और 3 लैंड को हमेशा फिक्स करके रखा गया था कि ये 3 लैंड जो है बड़े बड़े से लैंड ये हमेशा फिक्स रहेंगे। इसके अंदर कोई भी इंसान, इसका कोई और भागीदारी नहीं होगा, जो होगा वो एम्परर ही होगा। एम्परर के नाम के ऊपर 3 लैंड, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू कैसे दे सकते हो? या तो तुम कैश में दे दो या तो काइंड में दे दो। काइंड में तुम्हारे पास जितना अनाज है उस हिसाब से, ठीक है, किसी के साथ, जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम देखा था, राइट। फिर बंजर को कल्टीवेट करने के लिए लोन भी लगते हैं, क्योंकि बंजर है भाई एकदम सुहा, लेकिन बहुत ज़्यादा सुहा नहीं, पुलाव से तो कम ठीक ही है। तो जो बंजर हुआ करता था उसे क्या करते थे?
उसके लिए तुम्हें जब खेती करवानी है तो तुम देखो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो रहा है, सरकार का, माने एम्परर का, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा तो दे ही सकता है ज़्यादा पैसे के लिए, ठीक है। तो लोन भी दे देते, और जो कभी कभार फ्लड या फिर ड्राउट के कारण जो ज़मीनें थी वो ख़राब हो जाती थी, अनाज नहीं उग पाते थे, तो उसके लिए वो लोग लैंड देते थे, मतलब लोन देते थे, ठीक है। लोन अवेलेबल था, ठीक है। और कलेक्टर जो थे, मतलब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है, कि मेरे को पैसा चाहिए, तुम्हारा जितना भी ज़मीन है उसके ऊपर जितनी भी खेती हो इस सबसे मुझे पैसे दो, वो जो लोग थे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत जैसे बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ करते थे, ठीक है। अब देखेंगे हम सोसाइटी के बारे में, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि लैंड, ये जो सोसाइटी है इसके अंदर 3 मेजर लोग थे हेड। सबसे पहले किंग, फिर उसके मंत्री वगैरह, नोबल्स, ठीक है। उसके बाद हुआ करते थे हाईएस्ट पोस्ट वाले मनसबदार, जिनके पास 5,000 से लेकर उससे ज़्यादा वाली पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। मतलब समझो ज़्यादा एकदम हाईएस्ट पोस्ट वाले मनसबदार। फिर खाना क्या क्या खाते थे, तो चावल, ब्रेड, मिल्क, घी, वेजिटेबल, मीट, बीफ, रोटी, फिर खिचड़ी, पिकल्स, वाइन, भांग, स्मोकिंग, ये सब हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद फिर खेलते क्या क्या थे, तो पिजन वाला गेम होता है ना, मारी मूवी देखी होगी, मारी मूवी के अंदर क्या होता है, कबूतर उड़ाया जाता है, तो कबूतर वाला गेम होता था। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपको पूछ लेना या फिर गूगल कर लेना क्या पिजन वाला गेम क्या होता है। कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर की रेस होती है बेसिकली। फिर डांस करते थे, कभी कभार पतंग उड़ाते थे, कार्ड्स भी खेलते थे, गैम्बलिंग भी होती थी, ठीक है। फिर पेंटिंग करते थे, म्यूज़िक बजाते थे, चेस भी खेला करते थे, मतलब हर तरीके से सब कुछ खेला करते थे, ड्रिंकिंग वगैरह सब होता था, ठीक। उसके बाद वुमेन की पोजीशन की बात करें तो वुमेन के पास कोई पोजीशन नहीं थी, यहाँ पे अभी भी पर्दा सिस्टम था, ठीक है। फिर इनका जो रेपुटेशन था वो नहीं था, करके बाहर नहीं निकल सकते। कुछ कुछ औरतें थीं जो कि अपना नाम हासिल कर पाई थी, बहुत रेपुटेड थी, जैसे कि मुमताज़ महल, नूरजहाँ, ठीक है, फिर ताराबाई, फिर मीरा, फिर दुर्गावती, ये सब थी। और चाइल्ड मैरिज और सती की प्रथा यहाँ पर अभी भी चलती थी, ठीक। उसके बाद फिर बात करें कि कल्चरल कंपोजिशन कैसा था, कि मतलब कल्चर वगैरह कैसा था, कल्चर उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमेशा द्वेष की भावना रहती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चलता रहता, ठीक है, ईसाई तो नहीं। उसके बाद रहीम की बात करें तो रहीम एक हिंदी पोएट थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एकता को लाने के लिए और इन सब चीज़ों के अंदर। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।